हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठीक है। पिछले क्लासेस में प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, क्या हम लोग पढ़े थे? पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का है ना कुछ तरीका बताया गया था कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा और उसके मदद से हम लोग आसानी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल ले रहे थे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारे चीजें हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लासेस में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि किस तरह से, कितने तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहला आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उसमें है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे आप लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को? ठीक है, क्या है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो जाहिर बात है, ऑर्डर क्या है ये तो आप लोग को पता है कि जो रेट ला एक्सप्रेशन में जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म पे जो पावर आता है, उन पावर को ऐड कर देंगे, जितने भी मोलर कंसंट्रेशन टर्म का पावर है, और उन पावर को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। ठीक है। तो आज जो है हमारा टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो निश्चित रूप से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसमें मोलर कंसंट्रेशन टर्म पे पावर कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो आएगा का मतलब, जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है जिसमें ए से आप लोगों का प्रोडक्ट बन रहा है। तो ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका रेट ला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट, यानी रेट को हम लोग है ना, इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग माइनस डी एक्स बाई डी टी कहते हैं। तो रेट ला एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स बाई डी टी, ये बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू ए पे पावर जीरो, है ना। ये इसका रेट ला एक्सप्रेशन है ना। ये इसका रेट ला एक्सप्रेशन है फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। तो इसका रेट ला एक्सप्रेशन हम लोग का इस तरह से आ रहा है, माइनस डी एक्स बाई डी टी बराबर के इंटू ए पे पावर जीरो, यानी मोलर कंसंट्रेशन टर्म पे पावर जीरो है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो हो गया वो क्या हो गया? जीरो हो गया। और जाहिर बात है कि किसी भी टर्म पे अगर पावर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब उसका वैल्यू एक हो जाता है, यानी इस केस में माइनस डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा, यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका वैल्यू के बराबर होगा। और के क्या है? के को हम लोग रेट कांस्टेंट या इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आप लोग का किसी भी रेट ला एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन टर्म पे पावर जीरो आए, या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये दुगना भी होगा तो इस पे पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू वन, तिगना भी होगा तो उस पे पावर जीरो उसका वैल्यू वन, आधा भी होगा तो जाहिर बात है कि इस पे पावर जीरो उसका वैल्यू वन। मतलब कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को दुगना करे, तिगना करे, आधा करे, घटाए, बढ़ाए, कुछ भी करे, रेट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी रेट का वैल्यू के बराबर होगा। यानी रेट को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना अगर ना हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप कुछ भी करो, कोई भी चेंजेस कर लो, घटाओ, बढ़ाओ, दुगना करो, तिगना करो, आधा करो, रेट ऑफ रिएक्शन अनइफेक्टेड रहेगा प्यारे बच्चों। और ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं कौन सा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या? हम लोग कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे किसको? तो हम लोग कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या? तो इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? इज इंडिपेंडेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मोलर कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, है ना,
यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मोलर कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, मुक्त हो, है ना, मतलब कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? तो वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मोलर कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड आप लोग का कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, है ना, इन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करेगा, यानी डज नॉट डिपेंड, है ना, डज नॉट डिपेंड, rate of reaction does not depend on the concentration of, बोलो क्या, रिएक्टेंट। ठीक है, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना, यानी हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज, बोलो क्या, कांस्टेंट। ठीक है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नहीं डिपेंड करे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, है ना, यानी इंडिपेंडेंट रहे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म से, है ना, उस पर डिपेंड नहीं करे, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाए, है ना, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे अगर हम लोग कहें ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ रिएक्शन का, और यहाँ अगर मान लो कि कंसंट्रेशन अगर ले लें रिएक्टेंट का, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? तुम कंसंट्रेशन घटाओ चाहे कंसंट्रेशन अब बढ़ाओ, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर इस तरह का ग्राफ आता है प्यारे बच्चों तो समझ लेना कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से उसको कोई लेना देना नहीं होगा, है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा आता है तो समझ लेना कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जैसे बहुत सारे रिएक्शंस आप लोग देख सकते हो, जैसे मान लो कि H2 गैस है प्लस Cl2 गैस है ना, और यहाँ पे मान लो कि अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर कोई रेडिएशन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाए, ये अगर 2HCl बनता है तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी जितने भी कैटालिटिक रिएक्शन हो या फिर रेडिएशन की जरूरत अगर पड़ रही हो रिएक्शन प्रोसीड करने में, तो ऐसे केस में रेट को जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, इस केस में रेट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से अगर मान लो कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन की बात करें, 2NH3 गैस, है ना, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट अगर ले लें हम लोग, ठीक है, तो इस केस में ये टूट कर क्या देगा? N2 गैस प्लस 3H2 गैस, है ना। इस केस में भी आप लोग का ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि इस केस में भी रेट जो होगा वो अमोनिया के कंसंट्रेशन से उसको कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि इस केस में मोलिकुलरिटी आप लोग का 2 होगा, लेकिन ऑर्डर जो होगा वो आप लोग का क्या होगा? वो आप लोग का 0 होगा। ठीक है, इस केस में भी आप लोग देख रहे हो कि अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी ऐसा केस में जो रिएक्शन होगा बाबू वो कौन सा ऑर्डर होगा? आप लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आसानी से जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लोग पकड़ सकते हो। ठीक है, यानी अगर देख लेना कि उसका कंसंट्रेशन के घटने बढ़ने से अगर रेट पे कोई असर नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स की कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर ले कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले याद रखिएगा। सबसे पहला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई पूछेगा कि क्या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट को ही हम लोग के कहेंगे, क्योंकि इस केस में आप लोग जान रहे हो
कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है आप लोग का, वो कांस्टेंट है, यानी k के बराबर है। यानी कहने का मतलब कि k ही रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को ही k कहेंगे। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन में आप लोग पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी समय के अनुसार आप लोग का कंसंट्रेशन में बदलाव तो होगा ही। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है ना, k जो है वही रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन k पे डिपेंड करेगा, या k जो है उसका वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है ना आप लोग का कंसंट्रेशन में बदलाव होगा कि नहीं। ऐसा नहीं कि रेट नहीं डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, यानी कंसंट्रेशन को घटाने बढ़ाने से रेट पे असर नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं होगा। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बदलाव होगा, है ना, समय के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट में कि हम लोग लिख सकते हैं कि इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, in a zero order reaction, the concentration of reactant decreases linearly with time, है ना, समय के साथ साथ है ना आप लोग का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो घटेगा, है ना। यानी अगर हम लोग इस तरह से अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से हम लोग इसको दिखाएंगे, तो आप लोग को पता है कि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। यानी आप लोग को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर के लिए तो हम लोग जान रहे हैं कि k का वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मान लो कि A0 इनिशियल कंसंट्रेशन था और AT आप लोग का फाइनल कंसंट्रेशन था। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का रेट चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, k के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि k बराबर आप लोग का A0 माइनस AT, है ना। अब बाय क्या हो जाएगा आप लोग का टाइम, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि KT बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा A0 माइनस AT। या फिर हम लोग AT को इस तरफ ले आए, है ना, और इसको उस तरफ भेज दें, तो T टाइम पे कंसंट्रेशन कितना होगा, तो T टाइम का कंसंट्रेशन जो होगा वो A0 माइनस KT होगा, है ना। ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये उधर ले जाएंगे तो ये प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। यानी कहने का मेरा मतलब कि AT जो है वो यानी T टाइम का कंसंट्रेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन में से KT को क्या करना है, माइनस करना है। यानी कहने का मतलब कि k तो आप लोग का मान लो कि कांस्टेंट है, लेकिन टाइम तो आप लोग का बढ़ेगा। तो टाइम के साथ साथ आप लोग का KT को माइनस करते जाएंगे, KT को घटा देंगे तो A0 में से, तो वही आप लोग का AT होगा। यानी A0 में से KT घटाते जाएंगे तो वही T टाइम का आप लोग का, यानी जिस टाइम का आप लोग का पूछना है उस टाइम का KT घटा देंगे, है ना। KT को माइनस कर देंगे इनिशियल कंसंट्रेशन में से, वही उस टाइम का कंसंट्रेशन आप लोग का बता देगा कि उस टाइम का बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना है आप लोग का। तो AT का वैल्यू किसके बराबर होगा, AT का वैल्यू हो जाएगा A0 माइनस KT, है ना। यानी आप लोग का जो स्लोप बनेगा उस स्लोप का वैल्यू जो होगा वो माइनस KT होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसी में से ये घटाते जाएंगे, जितना घटेगा जितना टाइम में हम लोग k का वैल्यू रहेगा कांस्टेंट ही है आप लोग का, तो KT को माइनस करेंगे, जो आएगा वैल्यू वो T टाइम का कंसंट्रेशन होगा, है ना। कि T टाइम का कंसंट्रेशन कितना होगा, यानी 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद कितना कंसंट्रेशन बच गया, वो अगर पता करना है तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग आगे देखें प्यारे बच्चों, यानी अगर हम कहें कि अगर मान लो कि कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ अगर हम लोग ले, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ले, तो आप लोग का मैक्सिमम कंसंट्रेशन तो आप लोग का यही है, ये किसके बराबर है, ये A0 के बराबर है, क्योंकि इससे तो बढ़ेगा नहीं, इससे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो समय के साथ साथ आप लोग का क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, समय के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। जैसे अभी हम लोग बात यहां पे की है ना कि इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस लिनियरली विद टाइम। तो यहां पे हम लोग वही बात कर रहे हैं कि समय के साथ साथ यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन जो है वो A0 था, इनिशियल कंसंट्रेशन तो A0 था, अब उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं बल्कि उससे कंसंट्रेशन घटेगा। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि समय के साथ साथ ये जो A0 आया है आप लोग का, इसमें से कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो ये समझ लेना कि
कि ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी जैसे भी आप लोग को निकालना है, यानी अगर टी टाइम का कंसंट्रेशन निकालना है तो आप लोग को क्या करना होगा, ए नॉट माइनस के टी करेंगे, और यही जो स्लोप है आप लोग का जो आ रहा है, ये स्लोप का वैल्यू जो है वो माइनस के टी के बराबर आएगा। ठीक है, यानी के टी घटाते जाओ, आप लोग का टी टाइम का कंसंट्रेशन पता चलता चला जाएगा। कौन से ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में। ठीक है, तो ये तो समझ गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जाने कि ये तो ठीक है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। रेट ऑलवेज एक कांस्टेंट रेट से चलता है, लेकिन क्या कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समय के साथ साथ कंसंट्रेशन घटेगा। कितना घटेगा? तो हम लोग वहां से निकाल लेंगे कि केटी का वैल्यू कितना है, ए नॉट में से केटी को घटा देंगे, वही आप लोग का टी टाइम का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से अगर हम लोग को टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालना है, टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालना है कि कितने समय में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग को टाइम ऑफ कंप्लीशन अगर निकालना है यानी टी निकालना है ना, तो टी कैसे निकलेगा आप लोग का? तो टी की चीज पर डिपेंड करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और उसमें के से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ कंप्लीशन। या ए नॉट को अगर हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें इसके कंसंट्रेशन को, तो ए बाई के होगा। तो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करने में, तो वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, उस इनिशियल कंसंट्रेशन में के से डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टाइम ऑफ कंप्लीशन, कि कितना समय में वो रिएक्शन खत्म होगा जीरो ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग बात करें, यानी समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप लोग का क्या होगा, कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटता जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन है ना, उसमें के से डिवाइड करेंगे, के से डिवाइड करेंगे आप लोग का, वही आप लोग का टाइम ऑफ कंप्लीशन निकल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसी केस में अगर हम लोग बात कर ले कि यूनिट क्या हो जाएगा आप लोग का, के का यूनिट ऑफ के है ना, के आप लोग को पता है, के को रेट कांस्टेंट कहते हैं या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा? तो हम लोग जान रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन ही आप लोग का, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप लोग पढ़े थे, अभी बताए हैं कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन यही ना आप लोग का के है, तो इसका यूनिट के का यूनिट क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट जो होगा के का वो किसके बराबर होगा, ये यूनिट होगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन का। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है आप लोग का, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी मोलरिटी बाय टाइम। मोलरिटी बाय टाइम, या फिर हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, तो जो आप लोग का यूनिट होगा रेट का, वही यूनिट होगा के का फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ओवरऑल आप लोग को हम बता दें कि यूनिट के का निकालने के लिए आप ओवरऑल क्या करोगे, तो ओवरऑल निकालने के लिए आप लोग को करना क्या होगा, है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्डर के लिए है ना, के का यूनिट कैसे निकालोगे, तो ये याद रखिएगा 1 बाई कंसंट्रेशन पे पावर n-1 इनटू टाइम इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो यहां से आप लोग का किसी का भी यूनिट निकल जाएगा। n क्या है आप लोग का, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी ऑर्डर के लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो के का यूनिट का। तो जीरो ऑर्डर के लिए आप लोग समझ ही रहे होगे, जीरो ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, और n का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो k का यूनिट क्या हो जाएगा, तो k का यूनिट हो जाएगा 1 बाई कंसंट्रेशन पे पावर -1, 0 -1 -1 हो जाएगा, इनटू टाइम इनवर्स। तो -1 है तो कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगा, यानी कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर पर टाइम, है ना। आसानी से आप लोग
के का यूनिट भी निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के का यूनिट भी निकाल लेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, या किसी भी ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इससे किसी का भी ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, यहां से आप लोग का, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से हाफ लाइफ की अगर बात कर ले तो हाफ लाइफ कैसे निकलेगा जीरो ऑर्डर के लिए। तो हाफ लाइफ का मतलब आप लोग समझते हो ना, हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, इसको टी हाफ भी बोल सकते हैं या इसका टी 0.5 भी बोल सकते हैं। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग रिएक्शन हाफ लाइफ कहते हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर ले, व्हाट इज हाफ लाइफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि द टाइम पीरियड which is required, the time period which is required for the completion of 50% of the reaction। तो 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग रिएक्शन हाफ लाइफ कहेंगे या हाफ लाइफ कहेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो अगर मान लो कि हम लोग बात कर रहे हैं कौन से ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग जान रहे हैं कि टी अगर टी हाफ हो जाए, यानी टोटल टाइम टी अगर आधा हो जाए, तो इसका मतलब है कि टी अगर टी हाफ हो जाए तो बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, यानी टी हाफ टाइम में आप लोग का बचा हुआ कंसंट्रेशन, यानी बचा हुआ कंसंट्रेशन को ए माइनस एक्स कहें तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा आप लोग का, a/2 हो जाएगा बचा हुआ कंसंट्रेशन। ए हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स हो गया कि कितना उसे डिकम्पोज किया, तो जाहिर बात है बच कितना जाएगा। तो मान लो कि एक था उसमें से आधा अगर हट गया तो बचेगा कितना, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, या ए था तो एक आधा कितना हो गया a/2। तो अगर मान लो कि टी अगर टी हाफ हो जाए तो बचा हुआ कंसंट्रेशन, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन लेफ्ट, है ना, बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि टाइम ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाले थे। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए क्या किए थे, ये a/k होता है, a0/k या a/k। तो टी हाफ कितना हो जाएगा, तो टी हाफ या टी 0.5 हाफ लाइफ कितना होगा। तो जाहिर बात है कि अब बचा हुआ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना है, ए नहीं है, a/2 है, तो ये हो जाएगा आप लोग का a/2 के। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा आप लोग का। तो यहां से आप लोग टी हाफ निकाल सकते हो, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और एक चीज आप लोग देख रहे हो प्यारे बच्चों कि यहाँ पे दो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टी हाफ जो होगा, है ना, ये कितना हो गया आप लोग का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2k इंटू ए। 2k तो कांस्टेंट है आप लोग का, तो इसका मतलब कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ ज्यादा होगा, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे साफ तौर पे देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे तो हाफ लाइफ ज्यादा लगेगा, कम कंसंट्रेशन लोगे तो हाफ लाइफ कम लगेगा। यानी कि टी हाफ का वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया था। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आप ज्यादा लोगे तो उसका हाफ लाइफ ज्यादा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर कम लोगे तो हाफ लाइफ कम होगा। यानी अगर इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली अगर हम लोग देखें जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा आप लोग का, है ना। स्ट्रेट लाइन अगर आ गया तो समझ लेना है कि टी हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो वो सिर्फ हो सकता है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो हाफ लाइफ कम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोग का। तो ये आप लोग का इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर इसी में आप लोग को कोई पूछ दे, ठीक है, कि आप लोग तो देख लिए कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना आया है, तो टी हाफ आया है आप लोग का a/2 के। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर पूछता कि टी आप लोग का, यानी टी हाफ का मतलब टी 50% आप लोग निकाले, है ना, इसको हम लोग टी 50% कह सकते हैं कि टी 50%
या टी 0.5 कितना आया आप लोग का a/2 के। तो अगर कोई पूछेगा कि टी 75% कितना होगा, तो 75 का मतलब क्या हो गया आप लोग का, 75 का मतलब 75/100 हो गया। 75/100 का मतलब क्या हो गया, 3/4 हो गया, है ना। 25 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 75 में तो 3 आएगा, 100 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो टी 3/4 का वैल्यू कितना आएगा। तो जाहिर बात है कि टी अगर 50% के लिए या 1/2 के लिए या 50/100 के लिए a/2 के आया यानी 1/2 के, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a/4 के। ठीक है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं टी 80%, टी 60%, है ना। कौन से ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन में काम करना है हम लोगों को। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखिएगा कि जिस तरह से आप के का यूनिट निकाले ना, के का यूनिट निकाले ना अलग अलग ऑर्डर के लिए, है ना। कौन सा फॉर्मूला, 1 कंसंट्रेशन पे पावर n-1 इनटू टाइम इनवर्स। तो आप हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल सकते हो किसी भी ऑर्डर के लिए। तो याद रखिएगा, इसके लिए आप लोग याद रखेंगे कौन सा फॉर्मूला, T12 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a पे पावर n-1, है ना। ये फॉर्मूला लगाओगे जहां n क्या हो गया आप लोग का, n हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी ऑर्डर का कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ का बीच का रिलेशन निकल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि जीरो ऑर्डर के लिए, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्यारे बच्चों n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो n का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि T12 जो है ये कितना हो जाएगा, 1/a पे पावर -1, है ना, क्योंकि n का वैल्यू 0 है, 0 - 1 कितना आएगा, -1, और 1/a पे पावर -1 है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि T12 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a के। कौन से ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर होता तो n का वैल्यू 1 हो जाता, 1 - 1 कितना हो जाता, 0, यानी इसका वैल्यू 1 आ जाता है, यानी T12 कांस्टेंट हो जाता फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इस तरह से आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो आगे हम लोग बताएंगे। तो इसी तरह के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।